अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है हमारे कोर्स का वीक 8 और अब से जो है वो ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे बैक एंड। इससे पहले हमने फ्रंट एंड के सारे जो है वो कॉन्सेप्ट्स कोर कॉन्सेप्ट्स जो है वो कवर कर लिए हैं, जिसके थ्रू अब हम लोग एक कंप्लीट फ्रंट एंड वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बैक एंड। बैक एंड फ्रंट एंड का डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता होगा। फ्रंट एंड हमारे पास क्या होता है जो कि यूज़र को जो है वो नज़र आता है। इसके अंदर आपके पास जितना भी कंटेंट वगैरह हो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होता है। बैक एंड क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बिजनेस लॉजिक होती है, मेन बिजनेस लॉजिक, ठीक है। और उसके बाद सर्वर यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्रिएट होता है बैक एंड के अंदर। डेटाबेस जो है वो बैक एंड के अंदर होती है हमारे पास। एपीआईज जो है वो बैक एंड के अंदर हम क्रिएट करते हैं सिस्टम्स के दरमियान में कम्युनिकेट करवाने के लिए। तो जो सारी हिडन फंक्शनैलिटी होती है एक वेबसाइट की, वो सब जो है वो बैक एंड के ऊपर स्टोर होती है। तो इसके अंदर इतनी डीप जाने की हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं नोड जेएस की। नोड जेएस बेसिकली क्या है, ये एक हमारे पास रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए। रन टाइम एनवायरनमेंट से क्या मतलब है कि अभी हम लोग ये ब्राउज़र जो है वो रन कर रहे हैं, तो ब्राउज़र के अंदर अगर हम फ्रंट एंड पर जावास्क्रिप्ट की कोई भी जो है वो लॉजिक लिखते हैं, जैसे console.log हम लोग लिखें, तो console.log में हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड या कुछ भी जो है वो लिख लें। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेलो। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या करेगा, ये मेरा जो ब्राउज़र है एक्चुअली वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब जो ब्राउज़र है उसके अंदर एक रन टाइम इंजन होता है। इंजन बेसिकली क्या करता है कि आपके कोड को ड्राइव करता है। ड्राइव कैसे करता है, मतलब आपके पास जो भी कोड लिखा हुआ है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। वो एग्जीक्यूट करना इंजन का काम होता है। जैसे गाड़ी के अंदर इंजन जो है वो गाड़ी को चलाता है, इसी तरीके से हमारे पास जो ये वेब इंजन होता है ये हमारे कोड को चलाता है। तो जहाँ पर जो भी कोड होता है वो वेब इंजन उसको एग्जीक्यूट करता है। console.log है तो वेब इंजन इसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ये तो सिर्फ हो गया फ्रंट एंड के लिए। अब जो बैक एंड है वो हमारे पास वेब ब्राउज़र के अंदर जो है वो स्टोर नहीं होता। वो वेब ब्राउज़र के अंदर व्यू भी नहीं होता और वो वेब ब्राउज़र के अंदर हैंडल भी नहीं होता। वो हमारे पास होता है सर्वर के अंदर। हमारे पास वेबसाइट की जितनी भी बैकएंड लॉजिक है वो सारी हमारे पास एग्जीक्यूट होती है सर्वर के अंदर। तो सर्वर के अंदर तो जो है हमारे पास वेब ब्राउज़र तो नहीं होता, ठीक है। अगर आपने बैकएंड चलाना है तो उसके लिए आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत तो नहीं होगी। तो नोड जेएस क्या करता है, बेसिकली हमारे पास वेब ब्राउज़र के आउटसाइड, यानी वेब ब्राउज़र के अलावा, वो आपका सिस्टम हो सकता है, ठीक है। आप उसको पीसी बोल लो, आप उसको जो है वो सर्वर बोल लो, यानी कोई भी जो है ना आगे पास आउटसाइड ऑफ द ब्राउज़र कोई भी जो है वो आपके पास सिस्टम पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नोड जेएस। नोड जेएस बेसिकली क्या है कि एक इन्वायरमेंट हमारे पास ऐसा प्रोवाइड करता है। ऐसा समझ लें कि आपके पीसी के ऊपर जो है ना वो एक ऐसा इसने इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया है कि जिस तरह हमारे पास ब्राउज़र के अंदर जो है वो जावास्क्रिप्ट चलती है, इसी तरीके से हमारे पास हमारे पीसी के ऊपर या सर्वर के ऊपर भी जो है वो जावास्क्रिप्ट रन होगी। अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोगों ने फ्रंट एंड के अंदर भी जावास्क्रिप्ट देख ली और हम लोगों ने जो है वो बैक एंड के अंदर भी जो है वो जावास्क्रिप्ट ही देख ली। वरना क्या होता कि अगर हम लोग हमारे पास ये नोड जेएस ना होता तो हमें जो है फिर जावा या कुछ और जो है ना वो बैक एंड के लिए लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती, जिसके अंदर हम लोग बैक एंड की जो है वो फंक्शनैलिटीज़ चला सकते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ्रंट एंड के लिए होता है, ब्राउज़र पे चलने के लिए होता है। ब्राउज़र एक्चुअली जावास्क्रिप्ट को जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो नोड जेएस हमारे पास एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनी है, और ये क्या करती है कि हमारे जो भी हमारे पास सिस्टम है उसको कन्वर्ट कर देती है एक ऐसे इन्वायरमेंट में कि जिसके ऊपर हम लोग जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकें। तो अब क्या हुआ कि हमारा फ्रंट एंड भी जावास्क्रिप्ट में है और हमारा बैक एंड भी जो है वो जावास्क्रिप्ट में हो गया है। बाकी इसके फ़ायदे क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद ये इसके अंदर हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और इवेंट ड्रिवन होती है। मतलब हमारे पास अगर हम कोई इवेंट परफॉर्म करें तो उसकी बेसिस पे हम कोई जो है वो कोड रन करें तो उसके अंदर ये सारे जो है वो फीचर्स और फ़ायदे वगैरह होते हैं। अब इसको हमने चलाना कैसे है अपने सिस्टम के ऊपर, तो सबसे पहले तो आपने खोल लेना है अपने पास यहाँ पर सीएमडी। अब ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो देखने के लिए है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने रिएक्ट जेएस पढ़ी और उसके लिए भी हमें नोड जेएस रिक्वायर्ड थी, तो हम लोगों ने ये काम ऑलरेडी कर लिया होगा। लेकिन फिर भी बेहतर है कि आप इस तरीके से नोड माइनस वी लिखें, तो आपके पास जो है वो अगर कोई वर्जन रिटर्न होता है, वो कुछ भी हो सकता है, बेहतर तो ये है कि वो लेटेस्ट वर्जन हो। लेकिन कुछ भी हमारे पास V22 V20 कुछ भी रिटर्न होता है, इसका मतलब है हमारे पास नोड जो है वो इंस्टॉल्ड है हमारे पास। अगर वो इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो वो यहाँ पर एरर दे देगा कि नोड
और ये -v, तो कमांड कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब ये है कि नोड आपके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर इंस्टॉल्ड भी है तो वो प्रॉपर इंस्टॉल्ड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है। सेकंड चीज़ आपने यहाँ पर npm-v देख लेना है। तो npm हमारे पास क्या है यहाँ पर, npm नोड पैकेज मैनेजर है। अब नोड जेएस जो है ना, वो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट है उसके बहुत सारे पैकेजेस, लाइब्रेरीज और एक्सटेंशंस होती हैं, जिसमें से हमने कुछ देखी भी हैं, जैसे रिएक्ट राउटर हमने देखा, रिएक्ट जेएस देखा हमने। उसके बाद और भी बहुत सारी इस तरह के पैकेजेस, लाइब्रेरीज, एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो वो हम कैसे इंस्टॉल करते हैं या उसको मैनेज करते हैं, या अनइंस्टॉल, इंस्टॉल या उसकी कॉन्फ़िगरेशन, वो हम नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू करते हैं, जो कि हमारे पास नोड के साथ ही जो है वो इंस्टॉल होता है। तो दोनों को हमने चेक कर लिया कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास इंस्टॉल्ड हैं। अब इसका फर्स्ट प्रोग्राम नोड जेएस का हम लोग चला कर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा नोड प्रैक्टिस का, और इसको ओपन कर लूँगा अपने वीएस कोड के अंदर। इसके बाद मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा, या फाइल क्रिएट करने से भी पहले मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करूँगा। टर्मिनल कैसे ओपन करना है, कंट्रोल और 1 के साथ जो बैक टिक वाला बटन होता है उसको जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। जो आपके कीबोर्ड पे 1 है, उसकी जो लेफ्ट साइड पे की होगी उसको बैक टिक जो है वो बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो टेम्पलेट लेटर्स भी जो है वो अपनी कोड के अंदर ऐड करते हैं। तो कंट्रोल प्लस बैक टिक करेंगे आप, तो इस तरीके से हमारे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, को पायलट को सबसे पहले कर लेंगे बंद। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है npm init -y। अब ये कमांड यहाँ पर लिखी आ रही है, हालांकि इसको यहाँ होना चाहिए, लेकिन कमांड क्या है, npm init इनिशियलाइज का शॉर्ट फॉर्म init और -y। जब हम इसको इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो नोड जेएस का एक प्रोग्राम जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब जब वो जनरेट हो जाएगा तो इसका हमारे पास क्या मतलब इसको चेक करने का क्या तरीका है कि हमारे पास नोड जेएस का प्रोग्राम क्रिएट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर ऐसे पैकेज डॉट जेसॉन की एक फाइल आ जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास नेम, वर्जन और इस तरह की जो है वो चीज़ें आ रही होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे ऐप डॉट जेएस, और यहाँ पर इसके अंदर कोड लिख लेंगे console डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सबसे सिंपल जो है ना हमारा चेक करने का तरीका यही होता है। इसको बंद करने का क्या तरीका है हमारे पास, अच्छा, अब हमने ये प्रोग्राम चलाना कैसे है, तो हम लोग ने ब्राउज़र ओपन करके console डॉट लॉग नहीं देखना। अब हम लोग जो है ना वो ब्राउज़र से अब हम लोग हट चुके हैं, क्योंकि नोड जेएस हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर ही जो है वो जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करके दे देता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखना है नोड, और उसके बाद अपनी फाइल का यहाँ पर नेम लिख लेना है कि हमने कौन सी फाइल को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा app.js। जब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास इस टर्मिनल के अंदर हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हुआ आ गया है। अब मैंने यहाँ पर ब्राउज़र नहीं खोला, ब्राउज़र के अंदर कंसोल में नहीं गया, यहाँ पर जहाँ पर जाके मैं अपना ये आउटपुट देख सकूँ, मैंने अपने ही सिस्टम के अंदर इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ही जो है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल को एग्जीक्यूट कर लिया है। तो यही काम जो है वो नोड.js हमारे लिए करता है कि वो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है जिसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड आउटसाइड ऑफ द ब्राउज़र जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लें। तो ये तो हो गया हमारे पास बिल्कुल ही बेसिक नोड.js का एक प्रोग्राम, और कैसे जो है वो हम लोगों ने नोड.js को चलाना है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो देखते हैं यहाँ पर रेपल। रेपल हमारे पास बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर लेता हूँ, REPL। अब ये क्या है, रीड एवेलुएट प्रिंट लूप। ये आप ऐसे समझ लें कि ये एक कैलकुलेटर की तरह का होता है नोड जेएस के लिए। और ये करता क्या है हमारे पास, ये करता ये है तो रेपल हमारे पास यहाँ पर होता है रीड एवेलुएट प्रिंट एंड लूप। अब रीड यहाँ पर क्या करता है, हमारे पास कोई भी जो है वो ये यूज़र इनपुट को रीड करता है, देन इसको इवेलुएट करता है, देन उसका जो भी आउटपुट आता है उसको प्रिंट करता है, और लूप मतलब कि वो वापस अगेन से नेक्स्ट इनपुट के लिए जो है वो हमारे पास वेट करता है।
अब इसकी शॉर्ट एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ। और सेकेंडली रेपल का बेसिकली मकसद ये होता है हमारे पास, ये जो REPL है, कि डायरेक्टली रन जावा JS कोड स्निपेट्स डायरेक्टली इन टर्मिनल। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट का जो कोड स्निपेट्स हैं, मतलब शॉर्ट कोड्स जो कि बेसिकली डिबगिंग पर्पसेस के लिए या चेक करने के पर्पसेस के लिए जो है ना, वो आप डायरेक्टली टर्मिनल के अंदर जो है वो रन कर सकते हो। आपको उसके लिए कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप उसी कोड को उठा के यहाँ पर डायरेक्टली इस टर्मिनल के अंदर जो है वो रन कर सकते हो। कैसे? मैं यहाँ पर अगर 1+2 कर दूँ तो मेरे पास जो है वो आउटपुट 3 आ जाएगा। यानी इसने जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली इस कोड को जो है वो प्रिंट कर लिया है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू फहद बना लूँ, और एक मिनट। अच्छा, एक्चुअली हमने छोटी सी गलती क्या की, हमने यहाँ पर जो ये रेपल मोड है इसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपने क्या लिखना है, नोड, और एंटर प्रेस करना है। अब जो है वो आप इस इन्वायरमेंट के अंदर, इस शेल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो इंटर हो गए हो, जहाँ पर आप ये रेपल के कोड आप रन कर सकते हो। तो मैं अब यहाँ पर करता हूँ 1+2, हमारे पास यहाँ पर देखे 3 जो है वो आउटपुट आ गया। अब मैं जो है वो कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू अगर फहद करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब मेरे पास जो है वो यहाँ पर नेम के अंदर फहद जो है वो लिखा आ गया। अब मैं यहाँ पर अगर console.log और यहाँ पर लिखता हूँ अब मैं ये देखें जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो यहाँ पर लिखूंगा, जैसे जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं टेम्पलेट डिटेल्स लगा के। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, हेलो, उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ ये $साइन, और यहाँ पर जो है वो नेम का वेरिएबल डाल देता हूँ। अगर इसको मैं इंटर करूँ तो अब आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, हेलो फहद जो है वो लिखा आ रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पर फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे फंक्शन मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, इसके अंदर पैरामीटर्स पास कर देंगे AB, और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे A×B। ठीक है, एंटर प्रेस किया। उसके बाद अब मैं यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई का फंक्शन चलाऊँ और यहाँ पर जो है वो वैल्यूज पास कर दूँ 5 और 5, तो मेरे पास आंसर 25 जो है वो आ गया। तो रेपल मोड के अंदर बेसिकली आप क्या कर सकते हो, रीड, यानी आपने जो वैल्यू एंटर की उसको रीड किया, देन उसको प्रिंट किया, एवेलुएट किया सॉरी, देन उसको प्रिंट किया, और लूप के अंदर आ गया, यानी नेक्स्ट यहाँ पर दोबारा से ये इनपुट लेने के लिए मेरे पास आ गया। तो ये होता है रेपल। इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट के कोड स्निपेट्स डाल के उनको एग्जीक्यूट करके आप डिबग कर सकते हो, या आप टेस्ट आउट कर सकते हो डायरेक्टली जो है वो हमारे पास जो ये नोड इन्वायरमेंट है इसके अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, उसकी अगर बात की जाए तो वो है हमारे पास अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाता है टॉपिक मॉड्यूल्स का। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर मॉड्यूल्स, सॉरी, नोड जेएस के अंदर। अब इसके अंदर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स आप ऐसे समझ लें कि रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, जिसके अंदर रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, या कुछ और पीस ऑफ कोड हो सकते हैं, जिसके अंदर जिसको हम लोग जो है ना वो रीयूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर या अपने सर्वर के अंदर। ठीक है, अब मॉड्यूल जो है वो नोड जेएस के अंदर हमारे पास 3 तरह के होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले बिल्ट इन भी होता है, जो कि नोड जेएस खुद प्रोवाइड करता है, उसके अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। देन हमारे पास होता है लोकल मॉड्यूल्स। लोकल में क्या होता है, हमारे पास कस्टम मॉड्यूल्स होते हैं जो कि हम खुद बनाते हैं अपने, उसमें लॉजिक जो है वो लिख के उसको अपनी किसी भी नोड जेएस की एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास आते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो अराउंड द वर्ल्ड कोई भी डेवलपर है वो अपनी कोई ऐसी नोड मॉड्यूल बना के जो है वो, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन कोई परफॉर्म कर रहा हो या आपकी डेवलपमेंट में कोई जो है वो ईज ला रहा हो, तो वो क्या करता है, एक थर्ड पार्टी यहाँ पर हमारे पास एक मॉड्यूल होता है जो इसको हम इंस्टॉल करके जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि npm हम कर लें, npm क्या करता है, नोड पैकेज मैनेजर होता है, जिसकी पहले भी मैंने डिस्कशन की थी। नोड पैकेज मैनेजर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी लाइब्रेरीज एक्सटेंशन वगैरह जो है वो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोग npm यूज़ करते हैं।
तो थर्ड पार्टी मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, npm i और कोई भी जो है वो थर्ड पार्टी मॉड्यूल हम यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें एक एग्जांपल हमारे पास लो डैश की होती है। लो डैश जो है वो क्या करती है, हमारे पास कुछ कॉमन ऐसी पीसेज ऑफ कोड जो कि हम बहुत कॉमनली जो है वो अपने प्रोग्राम में लिख रहे होते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर ये बिल्ट इन प्रोवाइड कर देता है, इसमें पहले से लिखे होते हैं। हम उसको यूज़ करके हमें मतलब पूरी पूरी लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी में सिर्फ ये बताना था कि हमारे पास जो है वो कुछ ऐसी लाइब्रेरीज या ऐसे मॉड्यूल्स भी अवेलेबल होते हैं नोड जेएस के अंदर, जो कि लोगों ने बनाए हुए हैं हमारी ईज़ के लिए, ताकि हम उनको अपनी डेवलपमेंट में यूज़ करके अपना टाइम भी सेव कर सकें और एफिशिएंटली जो है वो कोई प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर सकें। तो ये थे हमारे पास मॉड्यूल्स। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, जो हमारे पास बिल्ट इन होता है मॉड्यूल, उसकी एग्जांपल अगर हम देख लें, तो यहाँ पर अभी हम रेपल मोड के अंदर है। अगर हमने इसके एग्जिट करना है तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी दबाऊंगा और कंट्रोल प्लस सी दोबारा दबाऊंगा, तो हमारे पास ये मोड जो है वो एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ नीचे आता हूँ और अभी हम एक बिल्ट इन जो है वो फाइल सिस्टम का, जो नोड जेएस के अंदर एक हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल होता है फाइल सिस्टम का, जिससे हम फाइल हैंडलिंग करते हैं बेसिकली, वो देखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो कॉन्स्ट लिखता हूँ, उसके बाद एफ एस हमारे पास क्या है, वेरिएबल का नेम है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिक्वायर एफ एस। अब ये जो है हमारे पास एफ एस, ये हमारे पास मॉड्यूल है नोड जेएस का, जिसके अंदर हम अपनी फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं। और रिक्वायर बेसिकली जब भी हमने नोड जेएस के अंदर कोई चीज़ इंपोर्ट करनी होती है, जैसे हम रिएक्ट में इंपोर्ट करते थे, तो अब यहाँ पर हम लोग जो है वो रिक्वायर यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम इंपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, नोड जेएस अब इंपोर्ट को भी सपोर्ट करता है, लेकिन मोस्टली जो है वो हम लोग रिक्वायर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। हमने कोई भी लाइब्रेरी या कोई भी चीज़ हमने इंपोर्ट करनी होती है, तो हम उसके लिए लगाते हैं रिक्वायर का कीवर्ड, जो कि हमारे पास मॉड्यूल्स को या लोकल फाइल्स को या जेसॉन को इंपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पर फाइल सिस्टम की जो हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट कर लिया है। मैं इसके ऊपर कमेंट भी लिख लेता हूँ, मॉड्यूल फाइल सिस्टम, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अपनी फाइल का नेम लिख लेता हूँ कि मैंने कौन सी फाइल किस नेम से क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डाटा डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया फाइल का नेम। अगर तो वो फाइल एग्जिस्ट करती हुई तो ठीक, वरना अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो ये क्या करेगा, इस फाइल के अंदर ये वाली पहले फाइल क्रिएट करेगा, देन उसके अंदर हमारे पास जो भी कंटेंट हमने ऐड करना है वो यहाँ पर हम कॉमा लगा के एस्टेरिस्क से लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेलो फ्रॉम द फाइल, ताकि हमें पता चले कि हम फाइल से जो है वो कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो डाटा डॉट टी एक्स टी की फाइल के अंदर हमने क्या लिख दिया, हेलो फ्रॉम द फाइल। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी फाइल के अंदर जो हमने डाटा लिखा है उसको रीड भी जो है वो कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉन्स्ट डाटा लिखूंगा, देन यहाँ पर लिखूंगा एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सॉरी, जो हमारा ये फाइल का नेम है यहाँ पर डाटा डॉट टी एक्स टी ये लिख लूँगा। देन उसकी इनकोडिंग किस करेक्टर में हुई है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे UTF-8। ये यूनिकोड करेक्टर्स, मतलब ये एक इनकोडिंग बेसिकली होती है। उसके बाद मैं इसको कर लूँगा console डॉट लॉग, यहाँ पर मैं लिख दूंगा डाटा। अब अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूँ तो रन हम किस तरह से करते हैं, नोड ऐप डॉट जे एस, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा हेलो फ्रॉम द फाइल। अगर हम यहाँ पर अपनी जो ये जिस फोल्डर के अंदर हमने ये सारी प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर जाएं, तो यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी आ गया है, जिसके ऊपर हम क्लिक करें तो यहाँ पर भी लिखा आ गया हेलो फ्रॉम द फाइल। तो ये मॉड्यूल ने क्या किया, बेसिकली एक फाइल क्रिएट की डाटा डॉट टी एक्स टी के नाम से। डाटा इसमें से नेम है, और जो डॉट के बाद जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन होगी। यहाँ पर अगर हम पीएनजी लिखते हैं तो यहाँ पर ये पीएनजी की फाइल जो है वो क्रिएट कर देगा, लेकिन फिर उसके अंदर ये टेक्स्ट स्टोर नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एक इमेज का फॉर्मेट है। तो डाटा डॉट टी एक्स टी के अंदर बेसिकली हमने क्या डाटा स्टोर कर दिया, हेलो फ्रॉम द फाइल। इसके लिए फंक्शन कौन सा यूज़ किया, राइट फाइल सिंक।
और यहाँ पर हमारे पास fs जो है वो मॉड्यूल है फाइल सिस्टम का। तो ये इस तरीके से हम राइट फाइल करते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रीड फाइल करते हैं। अब हमने अगर इसी के अंदर जो है वो कुछ अपेंड करना हो, अपेंड से मतलब ये है कि अगर तो हम इस तरीके से यहाँ पर कुछ राइट फाइल सिंक करके दोबारा लिखेंगे तो वो इसी फाइल को जो है वो न्यू कंटेंट के साथ रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसी कंटेंट के बाद कुछ और नया कंटेंट भी आ जाए तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, fs डॉट अपेंड फाइल सिंक, देन फाइल का नेम लिखूंगा डाटा डॉट txt और यहाँ पर लिख लूँगा सबसे पहले तो \n डालूंगा ताकि हमारे पास यहाँ न्यू लाइन क्रिएट हो जाए और यहाँ पर मैं लिख लूँगा न्यू लाइन ताकि हमें पता चले कि ये हमारे पास न्यू लाइन है। अब मैं इसको सेव करके अगर नोड ऐप डॉट जेएस करूँ, अब आप देख सकते हो हमारे पास सबसे पहले हेलो फ्रॉम द लाइन फ्रॉम द फाइल प्रिंट हुआ और न्यू लाइन जो है वो हमारे पास प्रिंट हो गया। तो ये है हमारे पास फाइल सिस्टम का बिल्ट इन मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास होता है पाथ का। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पाथ मॉड्यूल। पाथ मॉड्यूल क्या करता है कि हमारे पास जो जितने भी फाइल पाथ्स होते हैं उनको मैनेज करने में हेल्प करता है। तो ये हम इसको भी एग्जांपल एक देख लेते हैं। कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर, अब हम इसको कर लेंगे इंपोर्ट। यहाँ पर मैं लिख लूँगा पाथ, तो पाथ का मॉड्यूल जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ console डॉट लॉग और पाथ डॉट बेस नेम और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फाइल नेम और इसको मैं यहाँ पर करूँगा नोड ऐप डॉट जेएस। तो ये जो है वो हमारी जो फाइल का नेम है, जिस फाइल के अंदर बेसिकली हमने ये सारा कोड लिखा हुआ है, जिस फाइल के अंदर हमने ये वाली लाइन लिखी है, उस फाइल का जो नेम है वो हमें रिटर्न कर देगा। तो हमने क्या किया, पाथ के अंदर जो बेस नेम है और उसको हमने फाइल का नेम दे दिया इस तरीके से। तो क्या हुआ, उसने हमें रिटर्न कर दिया कि फाइल का एक्चुअली में नेम क्या है जिसके अंदर ये लाइन हमने लिखी है। अगर इसकी एक और एग्जांपल देख लें कि हम किस डायरेक्टरी में हैं एक्चुअली अभी, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा पाथ डॉट dir नेम और मैं यहाँ पर लिख लूँगा फाइल नेम कि ये फाइल किस डायरेक्टरी में पड़ी है। अगेन मैं नोड ऐप डॉट जेएस करूँगा तो अब हमारे पास यहाँ पर ये इसका जो हमारी जो फाइल है ऐप डॉट जेएस सॉरी जिस पाथ पे पड़ी हुई है, यानी जिस लोकेशन पे पड़ी है, वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो गया है। उसके बाद हमारे पास एक्सटेंशन क्या है इस फाइल की, यानी अभी ये जावास्क्रिप्ट की एक फाइल है तो हमें वो भी पता चल सकता है। मैं इसी को कॉपी डाउन करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा पाथ डॉट txt नेम और यहाँ पर फाइल नेम अगेन इसको जो है वो पास कर दूंगा। तो नोड ऐप डॉट जेएस में दोबारा से करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंशन का नेम आना चाहिए जो कि अभी नहीं आया। एक मिनट, इस सब को करते हैं कमेंट आउट और अब करते हैं नोड ऐप डॉट जेएस। ओके, हमारे पास जो है वो कोई एरर आ गया है, fs इज नॉट। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो ये प्रिंट हो गया है इसका ये फाइल के एक्सटेंशन जो है वो, और ये बता रहा है हमें कि हमारे पास जो है वो फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट जेएस, यानी हम लोग इस टाइम जावास्क्रिप्ट की फाइल पे काम कर रहे हैं। एक और भी है हमारे पास इसके अंदर, हम वो भी चेक कर लेते हैं। पाथ डॉट ज्वाइन और इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं तो ये जो पाथ डॉट ज्वाइन है ये हमारे पास क्या करता है, ये जो मल्टीपल पाथ सेगमेंट्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पर आप देखें एक सेगमेंट ये है यूजर्स का फोल्डर है, देन यहाँ पर फहद फारूक का एक फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर है। तो ये हमारे पास पाथ के क्या हैं, सेगमेंट्स हैं। तो इन सेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाथ डॉट ज्वाइन का जो है वो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने पास यहाँ पर एक इंडेक्स डॉट एच और एक पब्लिक का फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लिया है जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले
डी आई आर नेम लिखूंगा, यानी मेरी जो डायरेक्टरी है, जिस करंट वर्किंग डायरेक्टरी जो भी है मेरी, उसके अंदर एक पब्लिक का फोल्डर और एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल, इस सब का पाथ जो है वो आपस में जोड़ दो। तो अब मैं नोड ऐप डॉट जे एस करता हूँ, तो हमारे पास ये आप देख सकते हो। अब हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम जो है वो इस फाइल के अंदर हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। सबसे पहले तो मेरी डायरेक्टरी आ रही है ये वाली, देन इसके अंदर एक पब्लिक का फोल्डर है, देन इसके अंदर जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल जो है वो आ रही है। तो यानी ये सब आपस में जो है वो ज्वाइन हो गई हैं। तो पाथ की बेसिकली जब हम लोग सर्वर के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो जिसमें हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट फाइल्स पड़ी हुई हों, तो हम लोगों को जानना चाहें अगर हम कि हम एक्चुअली अभी किस फाइल के अंदर हैं या किस डायरेक्टरी के अंदर हैं, या हम कौन सी फाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये पाथ का जो मॉड्यूल है, बिल्ट इन मॉड्यूल, ये हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसलिए हमारे पास ये मॉड्यूल भी जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारे पास जो है वो यहाँ पर ओ एस मॉड्यूल होता है, जो कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, कॉन्स्ट ओ एस इज इक्वल टू रिक्वायर ओ एस। अब ये भी एक बिल्ट इन मॉड्यूल है। उसके बाद यहाँ पर मैं console डॉट लॉग ओ एस, यानी यहाँ पर मैं कुछ जो कंसोल पे प्रिंट करना है वो मैसेज लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ओ एस डॉट प्लेटफॉर्म। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो है वो रिटर्न करेगा। इसके साथ ही मैं कुछ और भी जो है वो चीज़ें देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सी पी यू और ओ एस डॉट सी पी यूज, देन अगेन डॉट लेंथ। ये मुझे बताएगा सी पी यू कोर्स, कि मेरे सी पी यू कितने कोर्स हैं। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फ्री मेमोरी, और यहाँ पर लिख लेता हूँ फ्री मेम। अब इस सारे को अगर मैं चलाऊँ नोड ऐप डॉट जे एस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो इंफॉर्मेशन आ गया है। Win32 CPU कोर्स मेरे कितने हैं, 4 कोर्स अभी अवेलेबल हैं। और फ्री मेमोरी मेरे पास कितनी है, तो ये मेरे पास यहाँ पर फ्री मेमोरी जो है वो बता रहा है। आई गेस ये MBs के अंदर है, तो ये इसको अगर GBs में कन्वर्ट करना चाहे तो आप इसको GBs में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एक मॉड्यूल है हमारे पास, जो कि कोर मॉड्यूल आप इसको कह सकते हो, जो कि सर्वर के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम लोग एक्सप्रेस ना यूज़ कर रहे हो, जो कि हमारा एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक भी है, इसको बोलते हैं HTTP मॉड्यूल, जो कि हमें सर्वर रिलेटेड कुछ जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉन्स्ट HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर HTTP। यहाँ पर एक सर्वर बना लेता हूँ, कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। अब इसके अंदर मेरे पास जो है वो यहाँ पर दो पैरामीटर्स होंगे, एक होगी रिक्वेस्ट और एक होगी रिस्पॉन्स। एरो फंक्शन लगाया, और यहाँ पर बॉडी के अंदर इफ रिक्वेस्ट डॉट यू आर एल, यानी जो हमने रिक्वेस्ट किया उसका यू आर एल इक्वल है स्लैश के। तो यहाँ पर क्या करें, यानी अगर हम होम पे हैं, होम डायरेक्टरी पे हैं, स्लैश बेसिकली होम डायरेक्टरी होती है, तो रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या कर दे, राइट हेड 200, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम लोग पास कर देंगे कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप हमारे पास क्या होगा, टेक्स्ट प्लेन। ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी की है, और ये इसकी क्या है, वैल्यू। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख देंगे रिस्पॉन्स डॉट एंड वेलकम
टू नोड डॉट जे एस सर्वर। यानी हमारे पास जब भी कोई रिक्वेस्ट की जाती है वेबसाइट के ऊपर, तो उसका पर्टिकुलरली रिस्पॉन्स हमारे पास क्या होता है, कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन में सबसे पहले स्टेटस कोड आता है जो कि 200 है, जो कि ओके का होता है, यानी हमारे हमने जो चीज़ रिक्वेस्ट की है वो हमें मिल गई है। अगर वो एग्जिस्ट ना करती हो तो वो 404 का एरर आ जाता है। इंटरवर सर्वर में कोई एरर आ जाए तो 500 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास अगर कुछ और एरर्स आएँ तो वो स्टेटस कोड जो है वो हमारे पास रिटर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं कि कंटेंट टाइप क्या है बेसिकली। अब इसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन जेसॉन, यानी हमारे पास कोई जेसॉन की फाइल है वो भी लिख सकते हैं, कोई टेक्स्ट है प्लेन तो वो भी लिख सकते हैं, या डिफरेंट कोई और फॉर्मेट है, यानी कंटेंट किस फॉर्मेट का है वो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल रिस्पॉन्स आता है जो कि होगा हमारे पास वेलकम टू नोड जेएस सर्वर। एल्स इफ के अंदर अगर हम जाएं, यहाँ पर अगर हमारे पास अब हम लोग जो है वो कोई और फाइल पाथ जो है वो यहाँ पर डाल के देखते हैं कि अगर हमारे पास अबाउट आ जाए तो क्या करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेस्ट डॉट राइट अबाउट पेज रिस्पॉन्स डॉट एंड। एल्स क्या कर दे, यानी जब ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो यहाँ पर क्या कर ले, रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, यहाँ पर लिखते हैं 404, यानी पेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या कर दे 404 का एरर लिखते हैं। ये हेड बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जब भी हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक हेडर फाइल जो है ना वो जाती है सर्वर के अंदर, जिसके अंदर कुछ जो है वो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें 404 स्टेटस कोड होता है बेसिकली, कंटेंट टाइप और कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है वो रिस्पॉन्स में बेसिकली, सॉरी रिक्वेस्ट में नहीं, रिस्पॉन्स में हमारे पास आती है। तो ये अभी हम चूंकि सर्वर बना रहे हैं, हम लोग फ्रंट एंड नहीं लिख रहे, तो सर्वर से जो रिस्पॉन्स वापस जाना है तो ये हम यहाँ पर वो राइट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास रिक्वेस्ट इस चीज़ की आती है तो क्या रिस्पॉन्स देना है, इस चीज़ की रिक्वेस्ट आती है तो हमारे पास यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स देना है। और अगर कोई यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो मैच नहीं करता तो हमने क्या दे देना है, यहाँ पर 404 का स्टेटस कोड दे देना है। और यहाँ पर जो है वो रिस्पॉन्स को एंड कैसे करना है, पेज नॉट फाउंड हम लोगों ने यहाँ पर दे देना है, क्योंकि 404 क्या होता है हमारे पास, पेज नॉट फाउंड। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो सर्वर हमने क्रिएट किया है इसको डॉट लिसन, लिसन से मुराद हम लोग अभी इसको यहाँ पर ऑनलाइन आप ऐसे समझ ले करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले देंगे पोर्ट नंबर, यहाँ पर अभी हम कस्टम पोर्ट नंबर लिख रहे हैं 3000। एरो फंक्शन लगा लेंगे यहाँ पर, और इस एरो फंक्शन के अंदर लिख लेंगे console डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग एट, या सर्वर इज रनिंग लिख लें सिंपल। अब अगर हम इस फाइल को रन करें यहाँ पर नोड ऐप डॉट जे एस, तो हमारे पास सबसे पहले तो ये एक विंडोज सिक्योरिटी अलर्ट आएगा फायरवॉल वाला, इसको आपने एक्सेस अलाउ कर देना अगर ऑलरेडी नहीं किया हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर सर्वर जो है वो इस टाइम रन हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको ब्राउजर में ओपन करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, HTTPS, और इस तरीके से आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश, नहीं स्लैश नहीं, कोलन 3000, जो कि यहाँ पर आपने वो लिखना है पोर्ट नंबर जो आपने यहाँ पर दिया होगा। तो मैंने यहाँ 3000 दिया है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर 3000 अगर लिख दूँ, अच्छा कुछ एरर है आई गेस। अच्छा जी, एरर हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है अपने यूआरएल के अंदर HTTPS। अब जो ये S होता है ना HTTP के अंदर, ये बेसिकली क्या होता है, ये सिक्योर्ड, आप इसका समझ लें सिक्योर कनेक्शन के लिए होता है, जो कि प्रिवेंट करता है एक्चुअली यहाँ पर हैकिंग या इस तरह के किसी जो है ना वो चीज़ों से। तो इसके लिए हमें जो है ना वो अपनी सर्वर के लिए या होस्टिंग के लिए हमें SSL सर्टिफिकेट्स जो है वो लेने पड़ते हैं। लेकिन अभी हमारे पास चूँकि हम बेसिक टेस्टिंग वगैरह चेक वगैरह कर रहे हैं तो इस तरह की चीज़ हमने कोई नहीं रखी हुई। हम यहाँ से S रिमूव करेंगे और सिंपल HTTP के अंदर अगर हम जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, वेलकम टू नोड जेएस सर्वर।
यानी अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर सर्वर रन हो रहा है Node.js का। अगर मैं इसके अंदर अबाउट पेज में चला जाऊँ, स्लैश अबाउट, या कोई और पेज जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, तो आप देख सकते हो कि अब हमने क्या रिक्वेस्ट डाली, यूआरएल की अबाउट की डाली, तो रिस्पॉन्स में हमारे पास ब्राउजर के ऊपर राइट हो गया यहाँ पर अबाउट पेज, और रिस्पॉन्स यहाँ, अच्छा सिर्फ हमने यहाँ पर अबाउट पेज ही लिखा है तो यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले होके आ गया है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और पेज लिख लेता हूँ, जैसे एडमिन लिख दूँ, अब हमारे पास क्या एरर आ गया है, पेज नॉट फाउंड, यानी यहाँ पर ये वाली दोनों कंडीशंस फेल हुई, यानी इसको ये वाले यूआरएल्स मिले ही नहीं। तो उसने क्या किया, 404 का एरर रिटर्न किया सबसे पहले स्टेटस कोड, और यहाँ पर क्या कर दिया, पेज नॉट फाउंड का यहाँ पर हमारे पास डिस्प्ले जो है वो करवा दिया। तो ये एक बहुत ही बेसिक सर्वर का सेटअप हमने किया है Node.js का यूज़ करते हुए, जिसके अंदर हमने किस मॉड्यूल को देखा, HTTP मॉड्यूल को देखा, जो कि हमारे पास सर्वर सेटअप के लिए यूज़ होता है Node.js के अंदर। अब हम इसको कर लेंगे कमेंट आउट। मॉड्यूल्स जो है वो हम लोगों ने तकरीबन सारे देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ का देखेंगे, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पर, ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज हम पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली हमारे पास आगे आने वाले जितने भी कोर्सेज होंगे उनके लिए एक सॉलिड फाउंडेशन जो है वो हमारी बन जाएगी, ताकि जो काम हम उसमें कर रहे हो तो हमें कोई मुश्किल ना हो कोई कॉन्सेप्ट को जो है वो समझने के लिए। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जिस तरह ब्राउज़र की विंडो में हमारे पास क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट कुछ भी हम लोग वहाँ पर जो है वो एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं आईडी के अंदर करके, या इस तरीके से डॉक्यूमेंट, अगर हम यहाँ पर लिख लें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो ये हमारे पास किसका ऑब्जेक्ट है, ये डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है। अगर हम लोग यहाँ पर विंडो डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दें या इसके आगे कुछ और फंक्शन लगा दें, तो ये क्या होगा, ये विंडो के ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी ब्राउजर की जो विंडो होगी उसके अंदर जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हम लोग इसके थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास Node.js के अंदर भी कुछ ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, जे हमने इसका जिक्र ऑलरेडी कर भी लिया है, dir नेम। अगर मैं यहाँ पर console डॉट लॉग dir नेम करूँ और यहाँ पर इसको तो सबसे पहले अबॉर्ड करूँ, node app.js, तो हमारे पास डायरेक्टरी का नेम यहाँ पर प्रिंट आउट हो के आ जाएगा, जिस करंट डायरेक्टरी में अभी हम काम कर रहे हैं। तो dir नेम क्या करता है, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टरी का नेम प्रिंट करता है। फाइल नेम हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हम किस फाइल नेम में काम कर रहे हैं, और एट दी एंड हम लोग यहाँ पर प्लेटफॉर्म देख लेते हैं, प्रोसेस डॉट प्लेटफॉर्म, और इसको रन कर लें अगर हम app.js, तो हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्टरी भी आ गई और यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी जो है वो आ गया। फाइल नेम जो है वो प्रिंट यहाँ पर होके आ गया app.js, यानी हम किस डायरेक्टरी में है, सबसे पहले हमारे पास डायरेक्टरी आई, उसके बाद हमारे पास फाइल नेम आ गया app.js, और नेक्स्ट हमारे पास किस प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी यानी किस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम वर्क कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट आउट होके आ गया, जो कि है विंडोज 32। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इवेंट्स एंड इवेंट एमिटर। चूँकि जावा Node.js जो है वो हमारे पास इवेंट ड्रिवन होती है, यानी किसी इवेंट के ऊपर हम कोई इवेंट को जो है वो चला सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक इवेंट एमिटर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, इवेंट एमिटर इज इक्वल टू रिक्वायर। अब हमने एक यहाँ पर क्या करनी है, मॉड्यूल, इवेंट्स का मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट हम जो है वो क्या करेंगे, एक एमिटर क्रिएट कर लेंगे, न्यू इवेंट एमिटर। ये आप समझ लें बेसिकली ये क्लास है, और न्यू के कीवर्ड से हमने ये वाली क्लास जो है वो क्रिएट कर ली है एमिटर के नाम से। अब हम क्या करेंगे,
लिसन करेंगे एमिटर डॉट ऑन, यानी इस के अंदर जो भी हम लिखेंगे इस पे जो है वो ये फंक्शन चलेगा। तो ऑन क्या होगा हमारे पास ग्रीट, यानी जब हम ग्रीट करें तो क्या करें, यहाँ पर नेम को ले ले आर्ग्यूमेंट्स में और यहाँ पर क्या कर ले console डॉट लॉग हेलो, और हमारे पास यहाँ पर हमारा नेम लिखा आ जाए नेम। अब हमने एमिट करना है ये इवेंट, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे एमिटर डॉट एमिट, यानी बेसिकली हमने इस इवेंट को रन करना है। तो ग्रीट का इवेंट जब रन होगा, और यहाँ पर मैं इसके साथ नेम भी जो है वो प्रोवाइड कर लूंगा, जो नेम हमने प्रिंट करना है, इस फाइल को रन कर लूंगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हेलो फहद। तो इवेंट एमिटर बेसिकली क्या करता है, हमारे पास यहाँ पर लिखा भी आ गया, ये क्लास है और ये क्या करता है कि ये इवेंट्स को बेसिकली जिस तरह इवेंट लिसनर होता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास नोड जेएस में आप समझ लें इसको ये इवेंट लिसनर है कि जब हमारे पास ग्रीट का इवेंट हो तो क्या फंक्शन परफॉर्म कर दे, console डॉट लॉग में हेलो और नेम प्रिंट कर दे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, उस इवेंट को यहाँ पर जनरेट किया ग्रीट का। जब ग्रीट का इवेंट जनरेट हुआ, साथ ही हमने इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट पास करवाना था वो भी हमने यहाँ पर पास करवा दिया फहद का, जो कि इसके अंदर आया और यहाँ पर मेरे पास हेलो फहद जो है वो प्रिंट हो गया। तो ये हमारे पास समझ लें नोड जेएस का इवेंट लिसनर है, यानी नोड जेएस के अंदर भी हम लोग इवेंट्स के थ्रू जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला मॉड्यूल इवेंट्स का। इसको मैं कर लूँगा कमेंट आउट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इन नोड जेएस। अब नोड जेएस के अंदर भी हमारे पास जो है वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है, जैसे हम लोग करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे ये वाला काम, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर होता है कॉल बैक फंक्शन। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एस एसिंग प्रोग्रामिंग इन नोड जेएस। अब चूंकि ये चीज़ हमने जावास्क्रिप्ट पे पढ़ी है तो ये समझने में थोड़ी सी ईजी भी होगा, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर फाइल सिस्टम वाला अगेन जो है वो मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इसके थ्रू हम ये एग्जांपल देख रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा fs डॉट रीड फाइल, और यहाँ पर कर लूँगा डाटा डॉट txt जो कि हमारी फाइल का नेम था। उसके बाद यहाँ पर क्या कैरेक्टर्स थे, उसके अंदर UTF-8 थे। अब मैंने इसके अंदर यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लगाना है। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, बेसिकली फंक्शन के अंदर कोई हम जब फंक्शन पास करते हैं तो उसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसके अंदर मैं एक एरो फंक्शन लगा लेता हूँ जो कि हमारा कॉल बैक फंक्शन होगा, जो कि इस फंक्शन के अंदर रन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, अगर तुम्हारे पास कोई एरर आता है या हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्स आता है, यानी एरर और डाटा हम उसको हैंडल कर लेंगे। इफ़ एरर तो क्या कर दे, थ्रो कर दे एक एरर। अगर हमारे पास फाइल रीडिंग में कोई भी एरर आ जाता है तो एरर यहाँ पर थ्रो कर दे, नहीं तो क्या कर दे console डॉट लॉग डाटा कर दें। अभी हम इसको टेस्ट आउट अगर कर लें, यहाँ पर नोट ऐप डॉट जेएस, हमारे पास फाइल के जितने भी कंटेंट्स हैं वो हमारे पास प्रिंट आउट होके आ गए। अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या एरर जो है वो जनरेट होता है। नोट ऐप डॉट जेएस करता हूँ अगेन, और अब आप देख सकते हो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर एरर आ गया। एरर क्या आ गया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी हमारे पास ये वाली फाइल जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैं इसको कंट्रोल जी कर लेता हूँ, ये फाइल हमारे पास वापस आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉल बैक फंक्शंस भी जो है वो हम फंक्शन के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं नोड जेएस के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कॉल बैक फंक्शन यानी ये एरो फंक्शन लगाया, इसके अंदर हमने छोटी सी एरर हैंडलिंग जो है वो देख ली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोमिसेस। इसके अंदर प्रोमिसेस भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एसिंक्रोनस के जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कॉल बैक या प्रोमिसेस वगैरह, वो भी हम लोग जो है वो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोमिसेस देख लेते हैं। अब हमारे पास ये वाली लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है, इसके आगे हमने क्या इंपोर्ट करना है, डॉट प्रोमिसेस। इसको मैं कमेंट आउट कर लूँगा। अभी हम लोग यहाँ से जो है वो प्रोमिसेस इंपोर्ट कर रहे हैं, और अब मैं करूँगा fs डॉट रीड फाइल
फाइल का नेम लिख लूँगा डाटा डॉट टी एक्स टी। इसकी इंकोडिंग किन कैरेक्टर्स में है तो वो हो जाएगी हमारे पास UTF-8 में। अब प्रोमिसेस हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा होता है, या तो कोई उसको प्रोमिस को रिजॉल्व करता है या तो रिजेक्ट कर देता है। तो उसको हम कैसे हैंडल करते थे, यहाँ पर डॉट देन और डॉट कैच के थ्रू। तो डॉट देन हमारे पास क्या आ जाएगा, डाटा, यानी अगर ये रिजॉल्व हो जाता है हमारे पास जो भी डाटा है उसको हम लोग कंसोल में प्रिंट कर लेंगे। अगर कोई एरर आ जाता है तो हम लोग उसको डॉट कैच के अंदर हैंडल कर लेंगे। console डॉट लॉग एरर सेव करेंगे, नोड ऐप डॉट जेएस रन करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर इसका प्रॉमिस के अंदर क्या रिटर्न हुआ, रिजॉल्व हो गया प्रॉमिस हमारा। तो डॉट देन के अंदर जो है वो डाटा हमारे पास प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा रन करूं तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट। ये फाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये हमारे पास हो गए प्रोमिस। और अब हम एसिंग अवेट की एक जो है वो एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, एसिंग अवेट में भी हमारे पास प्रोमिसेस ही लग रहे हैं, तो हम प्रोमिसेस वाली लाइन को जो है वो अनकमेंट करते हैं और यहाँ लिख लेते हैं एसिंग अवेट। अब मैं एसिंक्रोनस एक फंक्शन बनाता हूँ जिसके साथ मैंने एसिंग का कीवर्ड भी लगाया है, जो कि एसिंग एक सिंक्रोनस फंक्शन बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। रीड फाइल। अब इसके अंदर एसिंक्रोनस में हम क्या करते हैं, बेसिकली ट्राई कैच का ब्लॉक जो है वो यूज़ करते हैं। ट्राई के अंदर वो ट्राई करता है कि अगर हमारे पास कोड बिल्कुल परफेक्ट है तो वो ट्राई के अंदर होगा, वरना कोई एरर आ जाता है तो वो कैच के अंदर एरर को जो है वो कैच कर लेता है। तो ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट जो भी डाटा है उसको अवेट करेंगे, fs.read फाइल data.txt, फाइल का नेम लिख लेंगे, इंकोडिंग जो भी हो रही है उसकी UTF-8, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, console.log डाटा। अब ये ट्राई कैच या सिंग अवेट वाले तो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा हुआ है, तो ये तो इजीली समझ आ रहा होगा। हम ये काम नोड के अंदर भी कर सकते हैं, तो बस हम उसकी एग्जांपल देख रहे हैं कि नोड में कैसे होता है। अब ये देखें, सारा जावास्क्रिप्ट का ही कोड है, आप ऐसे समझ लें। बस ये है कि हम ये नोड जेएस के अंदर लिख रहे हैं। तो ट्राई किया हमने, अगर अगर तो ये ठीक है तो ये चल जाएगा, वरना हमारे पास एरर जो है वो हैंडल हो जाएगा। रीड फाइल का फंक्शन यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ और नोड ऐप डॉट जेएस को रन करूँ तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंटेंट जो है वो प्रिंट आउट हो गया। वरना अगर हम फाइल रिमूव कर देंगे तो ये वाला एरर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, नो सच फाइल और डायरेक्टरी वाला। तो ये हमारे पास एसिंग अवेट जो है वो नोड जेएस के अंदर है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि एपीआई के अंदर जिस तरह जेसॉन का फॉर्मेट है, हम लोग जेसॉन भी जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं नोड जेएस के अंदर। तो वो हम कैसे करेंगे, const fs इज इक्वल टू रिक्वायर फाइल रीडिंग वाला जो हमारे पास फाइल सिस्टम वाला जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट कर लेंगे। एक स्टूडेंट बनाते हैं, const स्टूडेंट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एक क्रिएट करते हैं, नेम इज इक्वल टू फादी या फहद, और एज कर लेते हैं यहाँ पर 22। अब मैं क्या करता हूँ, इस जो हमारे पास एक्चुअली ये स्ट्रिंग लिखी हुई है ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको मैं जेसॉन के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट जेसॉन डाटा इज इक्वल टू जेसॉन का ये वाला फंक्शन लगेगा स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट जो है वो पास करवा देता हूँ। अब मैं अपनी जो फाइल है, एक फाइल क्रिएट करता हूँ जेसॉन की, और उसके अंदर जो है वो ये डाटा पास राइट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, fs.write फाइल सिंक, फाइल मैंने क्रिएट करनी है स्टूडेंट लिस्ट डॉट, अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, जेसॉन का होगा। यहाँ पर मैं जेसॉन कर दूंगा, और मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, जो फाइल मैंने यहाँ पर जेसॉन के अंदर जो डाटा मैंने जेसॉन के अंदर कन्वर्ट किया है वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जेसॉन डाटा पास कर दूंगा। नेक्स्ट अगर मैं इसको रीड करना चाहूँ, अभी तो इसको हमने सिर्फ राइट किया है, जेसॉन की फाइल क्रिएट की है, उसके अंदर ये डाटा स्टोर किया है ये वाला।
अच्छा, ये वाला मेथड है ना, ये क्या करता है बेसिकली, हमारे पास अभी ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो इसको जेसॉन में कन्वर्ट करने के लिए जेसॉन फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पर जेसॉन डॉट स्ट्रिंगीफाई जो है वो लगाते हैं। और अगर हमने जावास्क्रिप्ट जेसॉन को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना हो तो वहाँ पर हमारे पास सिंपली डॉट जेसॉन का जो है वो फंक्शन लगता है। तो वो हमारे पास जो भी जो जेसॉन फॉर्मेट की फाइल होती है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब मैंने ये जेसॉन जो है वो रीड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू fs डॉट रीड फाइल सिंक। इसके अंदर फाइल का नेम पास कर दूंगा स्टूडेंट लिस्ट डॉट जेसॉन, और यहाँ पर जो है वो कैरेक्टर क्या है, UTF-8। अब हमने ये फाइल जो है वो रीड कर ली है और हमने इसको स्टोर करवा दिया है डाटा के अंदर, लेकिन ये भी जावा सॉरी जेसॉन फॉर्मेट के अंदर है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर, तो मैं वो कैसे कर लूँगा, ओबीजे का एक हमने बनाया वेरिएबल। ओबीजे क्या ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ये हमारे पास जेसॉन की फाइल है, इसको हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, जेसॉन डॉट पार्स, और यहाँ पर हम कर लेंगे डाटा। तो अब ये जो जेसॉन है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट कोड था ये हमने स्ट्रिंगीफाई के मेथड के थ्रू जेसॉन में कन्वर्ट किया। कंसोल डॉट लॉग करेंगे। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो नेम का की है वो हम लोग जो है वो कंसोल में प्रिंट करवा देंगे। सेव करेंगे नोड ऐप डॉट जेएस को, अगर हम रन करें, आइडेंटिफायर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नेम आ गया है। अगर मैं अपनी फाइल डायरेक्टरी के अंदर आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट लिस्ट डॉट जेसॉन नाम की एक फाइल क्रिएट हुई है, जिसके अंदर हमारे पास जेसॉन फॉर्मेट के अंदर डाटा जो है वो स्टोर हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट को हमने जेसॉन के अंदर कन्वर्ट किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक फाइल क्रिएट की जिसके अंदर हमने वो जेसॉन का डाटा स्टोर कर दिया। फिर हमने उस जेसॉन फाइल के अंदर से वो डाटा रीड किया, उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट किया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने नेम की वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रिंट करवा दी। तो ये हम लोग जेसॉन भी हैंडलिंग जो है वो हम लोगों ने नोड जेएस के अंदर कर दी। अब हमारे पास जो आता है वो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं, जैसा जावा जेसॉन के अंदर हमारे पास की वैल्यू पेयर्स होते हैं। इसी तरीके से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं, जिसके अंदर हम कुछ भी सेंसिटिव डाटा जो कि हमारे कोड के आउटसाइड में हमने स्टोर करना होता है, जैसे कि हमारे पास एपीआई की कीज होगी, डेटाबेस के यूआरएल्स हो गए, पासवर्ड्स हो गए, जिसको हम अपने सोर्स कोड से बाहर रखना चाहते हैं। अब हम सोर्स कोड के अंदर अपनी एपीआई कीज, पासवर्ड्स इस तरह की चीज़ें डाल देंगे तो वो हैकिंग का, जब अगर हमारा जो वेबसाइट है वो हैक हो जाए तो उसके अंदर वो लीक हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको अलहदा से किसी फाइल के अंदर जो है वो स्टोर कर लेते हैं, तो वहाँ से जो है वो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसको उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले हमने डॉट env की जो है वो एक्सटेंशन डाउनलोड करनी होती है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, npm install डॉट env, तो इसको सबसे पहले कर लेंगे इंस्टॉल। ये हो गया हमारे पास इंस्टॉल। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी इस सर्वर वाली फाइल के अंदर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे require डॉट env डॉट config। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे const http इज इक्वल टू require http। ये हमने http का जो है वो मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं जो है ना वो पोर्ट नंबर अपना यहाँ पर जो है वो इन्वायरमेंट फाइल के अंदर ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट पोर्ट, इन्वायरमेंट वेरिएबल के जो भी नेम होते हैं वो हमेशा हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पोर्ट लिख लिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोसेस डॉट env
डॉट पोर्ट, और यहाँ पर एक और पोर्ट नंबर लिख लूंगा 3000। अब क्या हुआ कि सबसे पहले तो हमारे पास जो ये वाला फाइल लिखी हुई है प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट, ये क्या होगा, हमारे पास एक एक्सटर्नल फाइल होगी, उसके अंदर से जो है वो पोर्ट हमारे पास यहाँ पर हम लोग इसके अंदर लेके आ रहे हैं। अगर तो ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, फॉल बैक पोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जो कि होती है हमारे पास, हम कुछ भी दे सकते हैं। अगर ये वाली पोर्ट हमारे पास नहीं इम्पोर्ट होती या हमारे पास यहाँ पर नहीं आती या एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारे पास ये फॉल बैक पोर्ट जो है वो ये वाली आ जाती है, जो कि हमने यहाँ 3000 लिखी है। ये हमने और लगाया, यानी इसमें से या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक डॉट ई एन वी की फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डॉट ई एन वी, और इसके अंदर मैं यहाँ पर पोर्ट के अंदर लिख लेता हूँ पोर्ट इज इक्वल टू 4000। यहाँ पर एक db URL भी लिख लेते हैं, जो कि होगा हमारे पास, कुछ भी हम इसके अंदर लिख लेते हैं www.db.com, और एक API की का हम लोग बना लेते हैं, API की इज इक्वल टू ABC123। ठीक है, ये हमने एक यहाँ पर क्या कर लिया, इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है वो क्रिएट कर लिया डॉट env की फाइल के अंदर। और यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, यानी ये वाली पोर्ट जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर क्रिएट कर दिया। अगर ये अवेलेबल नहीं होगी तो 3000 यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक सर्वर क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू क्रिएट सर्वर, http डॉट क्रिएट सर्वर। इसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट होगी और एक रिस्पॉन्स होगी। रिस्पॉन्स हमने देना है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, यहाँ पर हम लोग जो है वो पोर्ट का नंबर लिख लेते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर है। उसके बाद सर्वर लिसन कर लेंगे, यानी सर्वर को ऑनलाइन कर लेंगे, सर्वर डॉट लिसन, पोर्ट दे देंगे यहाँ पर पोर्ट नंबर, एक कॉल बैक फंक्शन डालेंगे जो कि एरो फंक्शन होगा, console डॉट लॉग आ जाएगा, सर्वर इज रनिंग। ठीक है, अब हम इसको अगर रन कर लें, नोड ऐप डॉट जेएस http नॉट डिफाइंड, अब हमारे पास क्या है, सर्वर इज रनिंग। और यहाँ पर हमारे पास जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो भी इसके अंदर लोड हो गए हैं। तो सर्वर रन हो रहा है हमारे पास इस टाइम। और अगर हम लोकल होस्ट अपनी जो हमने पोर्ट नंबर दी हुई थी एक्चुअली उसके अंदर जाएं 4000 के अंदर, तो क्या आ गया, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000। तो क्या किया हमने, अपने जो भी सीक्रेट हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है जैसे पोर्ट नंबर, डेटाबेस का यूआरएल, एपीआई की या और भी कोई इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स वगैरह, तो वो हम इस तरीके से डॉट env की फाइल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है डॉट env, npm install डॉट env। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से प्रोसेस डॉट env, और यहाँ पर पोर्ट का जो हमने यहाँ पर जो भी वेरिएबल हमने क्रिएट किया हुआ है इन्वायरमेंट वेरिएबल, वो यहाँ पर लिख लेते हैं। साथ ही साथ हम फॉल बैक भी प्रोवाइड कर देते हैं कि अगर ये अवेलेबल ना हो तो ये वाला जो है वो यूज़ कर लो। देन हमने एक बेसिक सा सर्वर यहाँ पर क्रिएट किया और इसके रिस्पॉन्स पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सर्वर इज़ रनिंग ऑन, और हमने यहाँ पर पोर्ट नंबर जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। देन उस सर्वर को हमने लाइव कर लिया, console डॉट लॉग में हमारे पास यहाँ पर सर्वर इज़ रनिंग आ गया, और वेबसाइट के ऊपर हमारे पास ब्राउज़र के ऊपर यहाँ पर सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 4000 आ गया। तो इससे क्या होता है, पहले तो आप अपने सीक्रेट्स को सेफ रख लेते हो, और फिर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो स्टोर करनी है तो वो आप इसके अंदर कर सकते हो। और एक्सप्रेस जेएस में या बैकएंड फ्रेमवर्क्स में आपको ये जो है वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है इस तरीके से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्रिएट करके इसके अंदर फाइल सेव करना।
नेक्स्ट हमारे पास आता है नोड मॉन। ये एक बेसिकली एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन क्या करती है कि अभी तो अब आप देख सकते हो नोड ऐप डॉट जे एस, नोड ऐप डॉट जे एस करके हम लोग जो है वो अपने कोड को जो है वो चला रहे हैं बार बार। लेकिन नोड मॉन क्या करेगा, हमारे पास सर्वर को जो है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देता है जब भी फाइल के अंदर कोई भी चेंज आता है, जैसे हमारे पास लाइव सर्वर होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले npm इंस्टॉल नोडमोन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नोडमोन बेसिकली एक्सटेंशन है जो कि हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। देन अगर हम अपनी पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर आए, यहाँ पर पैकेज पैकेज डॉट जेसॉन के अंदर हमने आना है और यहाँ पर क्या लिखना है, स्क्रिप्ट्स जो होंगी, यहाँ पर हमने लिखना है स्क्रिप्ट्स। अच्छा सॉरी, स्क्रिप्ट्स हमारे पास क्रिएटेड ऑलरेडी। तो स्क्रिप्ट्स के अंदर हमने जाना है और यहाँ पर एक और की वैल्यू पेयर लिखनी है। सबसे पहले तो हमने लिखना है स्टार्ट और यहाँ पर हमने लिख लेना है नोड ऐप डॉट जे एस, यानी जो भी हमारी सर्वर, जिसके अंदर भी हम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं उस फाइल का नेम जो है वो लिख लेना है। और डेव, यहाँ पर भी हमने क्या करना है, नोड मॉन ऐप डॉट जे एस, कॉमा लगाना नहीं भूलना। अब अगर हम आ जाए अपनी ऐप डॉट जे एस के अंदर, और ये वाला जो कोड है इसको हम रन कर लें। अब अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, इस फाइल को रन करें, नोड मॉन ऐप डॉट जे एस, हमारे पास यहाँ पर सर्वर ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ हुआ है। हमने पहले से ऑटोमेटिकली नहीं, सॉरी, हमने ये पहली एग्जांपल में सर्वर क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और यहाँ पर पोर्ट नंबर आ रहा है। तो अब हम इस वेबसाइट के ऊपर दोबारा आ जाएं तो यहाँ पर ये जो है वो चल रहा है सर्वर, ठीक है। पहले हम क्या करते थे कि हमें जो है वो, अगर हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करते थे या कुछ नया कोड लिखते थे तो हम लोग क्या करते थे, नोड ऐप डॉट जे एस दोबारा से लिखते थे। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सर्वर, सर्वर लिख लेता हूँ सिर्फ, या पोर्ट नंबर लिख लेता हूँ एक्चुअली, पोर्ट नंबर इज इक्वल टू, और इसको मैं सिंपली सेव करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस स्टार्टिंग नोड ऐप डॉट जे एस, यानी अब ये जो है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हुआ है क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया है, चेंजेस किए हैं। और यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करें तो हमारे पास पोर्ट नंबर इज इक्वल टू अब 4000 आ गया है, यानी जो हमने चेंजेस किए हैं वो अब यहाँ पर हमारे पास बगैर सर्वर को रीस्टार्ट किए हमारे पास आ गया। तो नोड मॉन क्या करता है कि ऑटोमेटिकली जो है वो सर्वर को रीस्टार्ट करता है, यानी ऑटो रीस्टार्ट कर देता है। इसके इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर स्क्रिप्ट्स भी जो है वो क्रिएट की। ये ऑप्शनल होता है वैसे, लेकिन अगर हम यहाँ पर सिंपली ये लिख लें तो हमारे पास अब हमें जो है वो एक और इजी चीज़ यहाँ पर हमारे पास ये हो जाती है। अगर हम इसको बंद कर लें, पहले तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर फाइल का नेम भी दे रहे थे नोड मॉन के साथ, नोड मॉन ऐप डॉट जे एस, तब ये फाइल चल रही थी। लेकिन अब हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली क्या कर दिया है, डेव और स्टार्ट में हमने क्या कर दिया है, नोड मॉन ऐप डॉट जे एस लिख दिया है। यानी जब हम लोग डेव के अंदर स्टार्ट करें सर्वर को तो ये वाली जो कमांड लिखी हुई है उसको रन कर दिया। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, npm run dev, अब भी मेरे पास पहले वाला काम ही होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास नोड मॉन जो है वो चल पड़ा है। तो मुझे यहाँ पर फाइल का नेम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे सिंपली npm run dev में जो है वो मैं अपने सर्वर को चला रहा हूँ। तो ये हमारे पास ईजीनेस जो है वो नोड मॉन की एक्सटेंशन ले आती है। अब लास्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास क्या है, वो है स्टेटस कोड्स। HTTP के अंदर हमारे पास कुछ स्टेटस कोड्स भी होते हैं और कुछ मेथड्स भी होते हैं। अब इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ गेट का मेथड पढ़ा है,
मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ HTTP मेथड्स एंड स्टेटस कोड्स। स्टेटस कोड्स तो हम लोगों ने देखे हुए हैं, और उसके अलावा हमने ऑलरेडी लर्न गेट, यानी डाटा को गेट कैसे किया जाता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे और भी जो है वो मेथड्स होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं? सबसे पहले गेट तो हमने देखा हुआ है, ये क्या करता है, रिसीव डाटा, यानी डाटा को रिसीव करने के लिए यूज होता है। देन हमारे पास आता है पोस्ट। पोस्ट क्या करता है, सेंड या क्रिएट न्यू डाटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, पुट। ये क्या करता है, ये अपडेट या रिप्लेस कर देता है एग्जिस्टिंग डाटा को। उसके बाद हमारे पास आता है पैच। पैच क्या करता है कि पार्शियली अपडेट कर देता है डाटा को। जैसे पुट होता है ना, ये पूरे एग्जिस्टिंग डाटा को हम लोग करने के लिए करते हैं, लेकिन पैच क्या करता है, उसके अंदर से कुछ पोर्शन अगर हम लोग अपडेट करना चाहते हैं तो उसको क्या कर देता है, ये पार्शियली अपडेट डाटा। और लास्ट में हमारे पास होता है डिलीट। ये क्या कर देता है, ये नेम से ही हमें पता चल जाता है कि ये क्या कर देता है, रिमूव डाटा, यानी डाटा को रिमूव कर देता है। तो ये तो हो गया हमारे पास HTTP के कुछ मेथड्स। अब हम इसकी अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर HTTP का जो मॉड्यूल है उसको कर लेते हैं इंपोर्ट। HTTP बेसिकली हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसके थ्रू हम लोग जो है वो इस मॉड्यूल के थ्रू हम लोग सर्वर्स क्रिएट करते हैं, और इसी के अंदर जो है वो हम लोग जो हमारे पास मेथड्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। HTTP के मेथड्स और ये सर्वर इससे क्रिएट होता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कौन सर्वर एक बना लेता हूँ, और यहाँ पर लिख लेता हूँ HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। इसके अंदर हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के पैरामीटर्स पास करेंगे, एरो फंक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पर इफ़ की कंडीशंस लगाता हूँ मैं, इफ़ चेक्स अगर तो रिक्वेस्ट का मेथड जो है, अब ये जो जितने भी हमने देखे हैं ये सारे मेथड्स हैं हमारे पास। रिक्वेस्ट का मेथड क्या है, हमारे पास गेट है, एंड रिक्वेस्ट का जो URL है वो हमारे पास इक्वल है स्लैश के, यानी हम होम डायरेक्टरी में खड़े हैं और हम लोग डाटा को गेट कर रहे हैं। यानी आप ऐसे समझ लें होम पे हम कोई लिस्ट वगैरह प्रिंट कर रहे हो या कुछ भी प्रिंट कर रहे हो, तो क्या हो जाए, रिस्पॉन्स के अंदर हमने क्या सेंड करना है सर्वर से, सबसे पहले तो राइट हेड स्टेटस कोड हम भेजेंगे 200, यानी ओके का स्टेटस है। कंटेंट टाइप हम लोग क्या भेज रहे हैं यहाँ से, कंटेंट टाइप टेक्स्ट प्लेन। और रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए हमारे पास, रिस्पॉन्स डॉट एंड डाटा रिसीव, यानी ये हमारे पास ब्राउजर के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा कि डाटा रिसीव हो गया, क्योंकि कोड हमारे पास क्या आ रहा है, 200 आ रहा है। एल्स इफ इसी सारे को मैं एक्चुअली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अगर हमारे पास मेथड जो है वो होगा पोस्ट का और URL हमारे पास होगा यूजर का, तो कंटेंट टाइप तो सेम रहेगा, और रिस्पॉन्स हम यहाँ 201 सेंड कर देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यूजर क्रिएटेड। ये भी हम बहुत सिंपल सा जो है ना वो CRUD मेथड्स बेसिकली क्रिएट अपडेट डिलीट के जो है ना वो मेथड्स जो है ना वो देख रहे हैं सर्वर के ऊपर, कि हम लोग यहाँ पर डाटा को रिसीव भी कर रहे हैं, क्रिएट भी कर रहे हैं, और आगे जाके डिलीट वगैरह भी जो है वो करेंगे। अभी तो बहुत ही सिंपल सी हम एग्जांपल देख रहे हैं कि ये हम लोग कैसे जो है वो स्टेटस कोड और मेथड्स को हैंडल करते हैं। एल्स हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो क्या कर दे, राइट हेड 404 का एरर दे दे, और रिस्पॉन्स डॉट एंड क्या कर दे, पेज नॉट फाउंड।
अब हम इस सर्वर को लाइव करेंगे, यानी लिसन करेंगे। सर्वर डॉट लिसन किस पोर्ट पे करेंगे? 3000 पे करेंगे। एरो फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पर console डॉट लॉग कर देंगे, सर्वर इज रनिंग। अच्छा, ये console लॉग मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि सर्वर हमारा जो है वो चल चुका है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? npm run dev करना है। अब हम लोगों को node app.js लिखने की ज़रूरत नहीं है, सर्वर इज़ रनिंग है। अब मैं इसकी पोर्ट चेंज कर लूँगा, पहले हमने 4000 दी थी, अब मैं इसको 3000 कर दूँगा। तो डाटा रिसीव्ड जो है वो हमारे पास आ गया, क्योंकि अभी हम लोग होम डायरेक्टरी पे। अगर मैं यहाँ पर यूज़र पे चला जाऊँ तो पेज नॉट फाउंड का एरर आ गया, क्योंकि ये वाला जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। हमने यहाँ इसको क्या नाम दिया था? स्लैश यूज़र ही दिया था। अच्छा, इसके साथ मेथड जो है ना वो भी हमने चेंज दिया, पोस्ट का मेथड होना चाहिए। तो पोस्ट का मेथड हमने यहाँ पर कैसे देना है? अच्छा, ये जो अब एरर आ रहा है ना हमारे पास, ये पेज नॉट फाउंड का, एक्चुअली क्या है, हम लोग यहाँ पर मेथड जो है वो पोस्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो पोस्ट का मेथड क्या होता है? वो डाटा जो है वो क्रिएट करने के लिए होता है। लेकिन अभी हमारे पास जो है वो कोई तरीका नहीं है यहाँ पर इसका मेथड चेंज करने के लिए। इसके लिए हम लोग एक एप्लीकेशन होती है पोस्टमैन, उसको यूज़ कर सकते हैं। या हमारे पास जो है वो यहाँ पर कमांड होती है कर्ल की, उसको यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं टेस्ट वगैरह। तो वो हम लोग उसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि वो चीज़ थोड़ी सी आउट ऑफ स्कोप है हमारे आज के लेक्चर की, तो वो हम लोग नहीं देखेंगे। अलबत्ता ये हमने देख लिया कि हमारे पास रिक्वेस्ट के मेथड क्या होते हैं और स्टेटस कोड जो है वो क्या होते हैं। कुछ अगर कॉमन स्टेटस कोड की बात की जाए तो वो सबसे पहले तो 200 का होता है, जो कि सक्सेस को इंडिकेट करता है। यहाँ पर हमारे पास 200 है, तो ये क्या होगा? ओके होगा, यानी सक्सेस। देन हमारे पास 201 का होता है, जो कि हमने यहाँ पर पोस्ट के मेथड में लगाया। तो 201 क्या करता है कि रिसोर्स क्रिएटेड, यानी ये हमें बताता है कि क्रिएट होगी, हमने जो भी मतलब रिसोर्स क्रिएट किया है, रिसोर्स क्रिएटेड, वो हमें ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास 404 है, ये तो सबको ही पता होता है। ये क्या करता है? बैड रिक्वेस्ट होती है, यानी ये चीज़ हमने जो रिक्वेस्ट किया वो बैड है। वो बैड क्यों है? क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है कि हम लोग जो है वो गलत यूआरएल में गलत नेम इंटर कर देते हैं, जिस वजह से नॉट फाउंड का जो है वो हमारे पास एरर आ जाता है। 401 का भी एक एरर होता है, वो क्या करता है? अनऑथोराइज्ड या अनऑथेंटिकेटेड अनऑथेंटिकेटेड का एरर आता है हमारे पास। कुछ पेजेस होते हैं जिस पे सिर्फ एडमिन राइट्स होते हैं, यानी सिर्फ एडमिन उनको एक्सेस कर सकता है। तो जिस तरह आपकी प्रोफाइल वाला पेज हो गया, वो सिर्फ आप ही जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास कौन सा एरर आता है? वहाँ पर 401 का एरर आता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है 403 का एरर। 403 क्या करता है? फॉरबिडन। फॉरबिडन से मतलब है कि अगर हम कुछ ऐसी अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म कर दें जो कि हमें अलाउड नहीं है, तो वो वहाँ पर हमारे पास 403 का यानी फॉरबिडन का एरर आ जाता है। तो क्या होता है बेसिकली, आप ऐसे समझ लें कि आप एक यूज़र हैं और आपकी वेबसाइट पे एक यूज़र है और एक एडमिन है। अब कुछ फंक्शनैलिटीज़ एडमिन परफॉर्म कर सकता है सिर्फ, और कुछ फंक्शनैलिटी जो है वो यूज़र परफॉर्म कर सकता है। तो यूज़र अगर एडमिन वाली फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली उसको अलाउड नहीं है वहाँ पर, तो क्या होगा? वहाँ पर हमारे पास फॉरबिडन का जो है वो एरर आ जाएगा। 404 हमने अच्छा सॉरी, ये जो बैड रिक्वेस्ट वाला है ये 404 नहीं, ये 400 है। मैंने गलती से इसको 404 कर दिया। बैड रिक्वेस्ट से मतलब है कि हमने कुछ हमने जो है वो इनवैलिड इनपुट कर दिया है। तो इसको आप यहाँ पर इनवैलिड इनपुट कह सकते हो। इसके बाद आती है हमारे पास यहाँ पर 404। 404 क्या करता है? नॉट फाउंड, यानी हमारे पास रिसोर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। 400 की लाइन वाले जितने भी हैं वो ये हमारे पास ये एरर्स हैं, ये ओके के होते हैं, मतलब सक्सेसफुल कोड्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है 500। 500 क्या करता है? इंटरनल सर्वर एरर, यानी जिस सर्वर जो सर्वर है
जहाँ पर हमारी वेबसाइट पड़ी है या होस्ट हो रही है उसमें कोई इशू है, वो चल नहीं रहा या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ पर हमारे पास 500 का एरर आ जाता है। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम एक्सप्रेस जेएस के अंदर राउट्स क्रिएट करेंगे तो वो ये सारे मेथड्स जो है वो यूज़ करते हैं। गेट का हो गया, उसके बाद पोस्ट का हो गया, पुट का हो गया, डिलीट का हो गया, तो एक्सप्रेस के अंदर हम लोग यहाँ पर इन राउट्स को यूज़ करते हुए डाटा को सेंड, रिसीव, डिलीट वगैरह जो है वो करते हैं। उसके बाद करेक्ट जो स्टेटस कोड्स हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं एपीआईज को देखने में कि हमारे पास एक्चुअली में डाटा आ भी रहा है या नहीं आ रहा, या कुछ क्या मसला आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड की जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो ईजिली करवा सकते हैं। खैर, ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने नोड जेएस का इंट्रो और सारी कोर कॉन्सेप्ट्स जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं आगे चल के, वो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।